फेरुचियो लैम्बोर्गिनी, वो आदमी जिसने वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट लग्जरी कार ब्रांड्स बनाई है। बट बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि सुपर कार्स बनाने से पहले वो बिगेस्ट ट्रैक्टर कंपनी के मालिक थे इन इटली। और कई लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि ट्रैक्टर टाइकून होने से पहले वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर थे। फेरुचियो की इंजीनियरिंग स्किल्स ही थी जिसने उन्हें वर्ल्ड में बेस्ट ट्रैक्टर्स बनाने में हेल्प किए। बट एंजो फरारी के साथ हुए आर्ग्यूमेंट ने उन्हें अपने कोर्स बदलने पर मजबूर कर दिया और वर्ल्ड की बेस्ट सुपर कार्स क्रिएट करने के लिए एनकरेज किया। इन दोनों के बीच एक ह्यूज बैटल हो गई। बट इससे पहले कि हम इस पर बात करें, पहले तो इटली के एक छोटे से टाउन पे चलते हैं 1916 में। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी 2 ग्रेव फार्मर्स के बेटे थे। उस वक्त इटली में बड़ा होना उनके लिए टफ था। ये वो कंट्री थी जो वॉर और शॉर्टेज ऑफ फूड के कारण फाइनेंशियली अनस्टेबल हो चुकी थी। कई सिटीजन्स भूखे मर रहे थे। बट डिस्पाइट हार्डशिप, फेरुचियो लाइफ को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्होंने अपना चाइल्डहुड अपने पेरेंट्स के ग्रेप फार्म में काम करते हुए गुजारा। उनके फादर को उम्मीद है कि एक दिन उनका बेटा इस फार्म का वारिस बनेगा जो जनरेशन से चली आ रही थी। बट यंग लैम्बोर्गिनी के दूसरे प्लान्स थे। फार्म में बड़े होते हुए फेरुचियो ने हार्ड वर्क के वैल्यू के बारे में सीखा, बट उन्होंने मैकेनिक्स में अपना पैशन भी पाया। लैम्बोर्गिनीज के पास एक ट्रैक्टर भी था जिसे फेरुचियो हर दिन घंटों तक खोलकर फिक्स करते थे। उस वक्त ऑटोमोबाइल्स अभी भी अपने इन्फेंसी में था। मैकेनिक्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी और फेरुचियो ट्रेडिशनल ओल्ड फार्मिंग से ज्यादा इंजिन्स में इंटरेस्टेड थे। इसका मतलब था जब फेरुचियो ने स्कूल छोड़ा तो उन्हें एक डिसीजन बनाना था, क्या उन्हें अपने फादर के जैसे फार्मर बनना है या वो अपना कोर्स पूरी तरह बदलकर अपने पैशंस को फॉलो करें। और ऑफ कोर्स उनके फादर के डिसअपॉइंटमेंट के साथ उन्होंने इंजीनियरिंग को चूज किया और टेक्निकल कॉलेज अटेंड करने के लिए बोलोग्ना चले गए। ग्रेजुएशन के बाद फेरुचियो को मैकेनिक की जॉब मिली, बट जल्द ही दुनिया भर में दूसरी वॉर शुरू हो गई थी। फेरुचियो को रॉयल इटालियन एयरफोर्स में ड्राफ्ट किया गया, बट उनके मैकेनिकल स्किल्स को देखकर उन्हें ग्रीक आइलैंड्स ऑफ रोड्स भेज दिया गया ताकि वो आर्मी के ट्रैक्टर्स और डीजल ट्रक्स को मेंटेन करने में हेल्प कर सके। फेरुचियो को उस वक्त इस बारे में पता नहीं था, बट वर्किंग विद मिलिट्री व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स का एक्सपीरियंस आगे काफी काम आने वाला था। 1943 में इटली ने आर्म्स टाइस एग्रीमेंट साइन किया और इफेक्टिवली अनाउंस किया कि वॉर में उनका पार्ट पूरा हो चुका है। इटालियन ट्रूप्स को रोड्स ने भगा दिया है और जर्मनी ने गैरिसन पर कब्जा कर लिया। बट फेरुचियो को एज अ सिटीजन रुकने को कहा गया और आइलैंड पर खुद की मैकेनिकल वर्कशॉप ओपन कर दी। जब 1945 में वॉर खत्म हो रहा था, जर्मनी हार रहा था और अलाइड फोर्सेस ने रोड्स आइलैंड पर कब्जा कर लिया था, तब इनिशियली हर किसी को प्रिजनर्स बना लिया, फेरुचियो को भी। लकीली उनके मैकेनिकल स्किल्स देखने के बाद अलाइड फोर्सेस ने उन्हें 1 साल व्हीकल फिक्सिंग करने के लिए रखा और 1946 में उन्हें इटली वापस जाने के लिए अलाउ किया गया। और यहीं से शुरू हुई लैम्बोर्गिनी की इनक्रेडिबल स्टोरी। इटली वापस आने के बाद फेरुचियो को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उनके पास अब जॉब नहीं थी। वो रोड्स में अपना टाइम बीइंग अ मैकेनिक स्पेंड करते थे, बट अब उन्हें कुछ बेटर करने का मन हो रहा था। और जब वो इटली वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक मार्केट बनने वाली है। वो देखे कि वॉर के बाद पुअर फार्मर्स ट्रैक्टर्स नहीं खरीद पा रहे हैं। इतना ही नहीं, पोस्ट वॉर प्रोहिबिटर्स की वजह से पेट्रोल के प्राइसेस भी आसमान छू रहे थे। सो कई फार्मर्स अपने ट्रैक्टर्स चला नहीं पा रहे थे। फेरुचियो ने यह सब देखा और डिसाइड किया कि इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करेंगे। इटालियन गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक रीबिल्ड को फंड करने के लिए मिलिट्री व्हीकल्स की ऑक्शन कर रही थी और फेरुचियो ने इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। उन्होंने कई साल व्हीकल्स पर काम किया और उन्हें पता चला कि एग्जैक्टली क्या काम करना है और कितने में। उन्होंने ऑक्शन में ब्रिटिश मॉरिस इंजन को सस्ते में खरीद लिया जिसे वो मॉडिफाई कर सकते थे। फेरुचियो का नया इंजन डिजाइन फ्यूल एटमाइजर का यूज करता था। इसका मतलब था कि उन्हें शुरू होने के लिए पेट्रोल की जरूरत थी, बट एक बार शुरू होने के बाद इंजन को चीपर डीजल फ्यूल में स्विच कर सकते थे। ये एक इनक्रेडिबल इनोवेशन था और कंट्री के फ्यूल प्रॉब्लम के लिए जीनियस काम भी। और ऐसे ही पहली लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर का जन्म हुआ। और उन्होंने स्मॉलर फ्रेम का भी यूज किया था जिससे कॉस्ट और भी कम हो जाती, बट इतनी जल्दी भी नहीं। लैम्बोर्गिनी ने इंजन इनोवेट कर लिया, काफी अच्छा ट्रैक्टर भी बनाया, बट मार्केट में ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रैक्टर ब्रांड्स थी जैसे कि फिएट, ट्रैटरी, लैंडलिनी डोमिनेट कर रहे थे। न्यूकमर के लिए ज्यादा चांसेस नहीं थे। डिस्पाइट ग्रेट डिजाइन, लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स ने धीरे शुरुआत की। इनिशियली फेरुचियो एक वीक में एक ही ट्रैक्टर बनाते थे, वो भी खुद ही, बट उनके ट्रैक्टर्स बिक रहे थे। उनकी कॉस्ट कटिंग टेक्निक्स इफेक्टिव सेल्स पिच करने में सक्सेसफुल रही। इनफैक्ट जल्दी फेरुचियो ने अपनी फैक्ट्री खोली और कुछ स्टाफ भी हायर किए जिससे उन्हें ट्रैक्टर प्रोडक्शंस में हेल्प मिली। बट प्रोडक्शन बढ़ाने में और बड़ी ट्रैक्टर कंपनीज के साथ कम्पीट करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी और इसके लिए उनके फादर ने उन्हें फैमिली फार्म को कोलेट्रल की तरह यूज करने के लिए अलाउ किया जिससे बैंक से लोन मिल सके और फेरुचियो ने 1000 मॉरिस इंजन्स खरीद लिए। फेरुचियो अपने बिजनेस पोटेंशियल से काफी एक्साइटेड थे, बट इस बिजनेस के लोन के कारण उन्हें पता लगा था कि अगर ये बिजनेस फेल हुआ तो उनकी फैमिली अपने फार्म लूज कर देगी।
गुड न्यूज थी कि फेरुचियो की टेक्निकल इंजेन्युइटी ने उन्हें ट्रैक्टर मार्केट में कदम रखने के लिए अलाउ किया, और उनके पास दूसरी अगली ट्रिक भी तैयार थी, क्योंकि फेरुचियो ने अपने इंजन डिजाइन कर लिया जिससे लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स को ब्रिटिश इंजन पर रिलाई करने की जरूरत नहीं थी। इंस्टेड वो अपने इंजन क्रिएट कर सकते थे। और ये एक परफेक्ट टाइमिंग पर खत्म हुआ। इटालियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो उन इटालियन फार्मर्स को लोन ग्रांट करने वाले हैं जो इटालियन फार्मिंग मशीनरी खरीदना चाहते हैं। और क्योंकि फेरुचियो अब अपने इंजन्स खुद बनाते थे, उनकी मशीनरी क्वालिफाइड हो गई और उनके ट्रैक्टर्स की डिमांड में ह्यूज राइज देखने को मिला। इस पॉइंट तक लैम्बोर्गिनी एक साल में 200 ट्रैक्टर्स बना रहा था। फेरुचियो अपने ट्रैक्टर्स की क्वालिटी से इतने कन्विक्टेड थे कि उन्होंने हर साल अपने होम टाउन में ट्रैक्टर पुलिंग कंपटीशन होस्ट करना शुरू किया। 2 ट्रैक्टर्स को साथ में अटैच किया जाता था और काइंड ऑफ टग वॉर स्टाइल कंपटीशन में कम्पीट किया जाता था, जिससे जीतने वाले को प्राइज मिलता था और लैम्बोर्गिनी हमेशा जीती थी। इस पॉइंट पर फेरुचियो के साथ सब सही हो रहा था। जैसे ही उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया, लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स ने इटली में वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स बनने की शुरुआत की। एंड एज अ रिजल्ट फेरुचियो अब उस कंट्री के रिचेस्ट मैन थे। हाउएवर ये सब होने के वक्त फेरुचियो ने टाइम निकाल लिया अपनी कार, जो कि थी फिएट टोपोलिनो, मॉडिफाई करने के लिए। उसमें बड़ा इंजन लगाया, बैक सीट हटा दी और इटली के मोस्ट फेमस रेस में से एक में एंट्री ले ली। फेरुचियो अपनी मॉडिफाइड कार को कुछ बड़े नाम लाइक अल्फा रोमियो, फेरारी और मैसेराटी के अगेंस्ट टेस्ट करने लगे, पर रेस के मिड में एक डिजास्टर हो गया। फेरुचियो की कार ट्यूरिन में एक रेस्टोरेंट के साइड से क्रैश हो गई। इस डिजास्टर ने फेरुचियो का रेसिंग करियर खत्म कर दिया और उनकी लाइफ की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर दी। डिस्पाइट उनका रेसिंग करियर खत्म हो गया था, जिसमें कई सारे पैसे लगे, फेरुचियो ने कई सारी कार्स खरीद ली। पर्टिकुलरली उन्हें ग्रैंड टूरिंग कार्स पसंद थी। ड्यूरिंग 1950s इटालियन मैन्युफैक्चरर्स कार इंडस्ट्री में पहले नंबर पर थे। इटालियन ब्रांड्स ने वो एलिगेंस और ट्रेडिशन कैप्चर कर ली थी जो जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स कभी अचीव नहीं कर पाते। पूरी 20th सेंचुरी में अल्फा रोमियो, फिएट, मैसेराटी, फेरारी के चर्चे थे, जो अपनी इंजीनियरिंग और ब्यूटी की सारी हदें पार कर दी। फेरुचियो के पास ये सारी इटालियन ब्रांड्स के कार थे, पर उन्हें हर कार में कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल गई थी और उन कार्स को उनकी नजरों में परफेक्ट होने से रोक रही थी। फेरारी 250 GT उनकी खरीदी हुई मोस्ट लग्जूरियस कार थी। फेरारी को पिनैकल ऑफ सक्सेस की तरह देखा जाता था और सेलिब्रिटीज और अल्ट्रा रिच ही इसे खरीद सकते थे। बट फेरुचियो फेरारी को लेकर इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने अपनी 250 GT के बारे में ये तक कह दिया था कि वो काफी नॉइजी है और प्रॉपर रोड के कार के हिसाब से काफी रफ है। फेरुचियो को ना तो फेरारी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस पसंद आया, ये हमेशा ब्रेक डाउन हो जाती थी। क्लच को कई बार फिक्स कराने के बाद फेरुचियो ने डिसाइड किया कि वो इसे फैक्ट्री में एक मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे। जब उन्होंने चेक किया कि क्लच ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तब दोनों ही देखकर शॉक हो गए कि फेरारी जैसी लग्जूरियस, हाई परफॉर्मेंस, इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव कार में वही सेम क्लच यूज हो रहा है जैसा लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स में। फेरुचियो ने क्लच अपग्रेड किया ऐसी चीज के साथ जो लग्जरी स्पोर्ट्स कार को सूट करे और इमीडिएटली फेरारी क्रिएटर से मिलने चले गए, जो थे एंजो फेरारी। एंजो फेरारी अपने विकेट टेम्पर और थिन पेशेंस के लिए जाने जाते थे, बट फेरुचियो को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें लगा कि वो फेरारी को उनकी कार को इंप्रूव करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। अनसरप्राइजिंगली एंजो ने इस तरह से नहीं देखा। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि वो काफी गुस्से में आ गए थे और कहा, क्लच प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम नहीं जानते फेरारी कैसे चलाते हैं और तुमने क्लच खराब कर दिया। यही नहीं, ये माना जाता है कि एंजो ने ये तक कह दिया था, मुझे मेरी कार्स बनाने दो, तुम अपने ट्रैक्टर्स पर ध्यान दो। ये इंसल्ट फेरुचियो के लिए काफी पेनफुल थी। वो एंजो के पास एज एन इक्वल फेलो मैकेनिक बन के आए थे, बट उन्हें नीचा दिखाया गया और ह्यूमिलिएट किया गया। और इसी दिन फेरुचियो ने कसम खाई कि वो अपनी कार बनाएंगे, वो भी फेरारी से अच्छी। इनफैक्ट वो दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी होगी। और यही वो मंत्र है जो लैम्बोर्गिनी कार कंपनी ने ढूंढा, बिल्डिंग द परफेक्ट कार। लग्जरी स्पोर्ट्स कार इंडस्ट्री को पूरी तरह बदलने और एंजो फेरारी से रिवेंज लेने का मन बनाकर फेरुचियो ने एंजो फेरारी के चीफ इंजीनियर को अपने साइड ले लिया। अच्छी टीम के साथ मिलकर फेरुचियो ने ट्यूरिन ऑटो शो को 4 मंथ्स के टाइम में टारगेट करते हुए अनाउंस किया कि वो वहीं से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। कार और इंजन को डिजाइन करना वो भी ग्राउंड लेवल से इजी नहीं था, बट फेरुचियो की एक्सपर्टीज और उनके ट्रैक्टर फैक्ट्रीज से ऑलरेडी बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर्स के कारण वो उनकी टीम के साथ मिलकर 4 महीने के अंदर शो के लिए प्रोटोटाइप कार बना दिए। बट एक इशू यहाँ भी आ गई, इस कार में इंजन नहीं था। फेरुचियो और टीम के मेंबर के बीच इंजन को लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए, जिसका मतलब उनके पास 1963 में होने वाले ऑटो शो के लिए कुछ भी रेडी नहीं था। बट फेरुचियो के पास एक आइडिया था। उन्होंने इंजन बे में ब्रिक्स फिल कर दिए, जिससे कार ग्राउंड के क्लोज हो और देखने पर लगे कि उसमें इंजन है। ड्यूरिंग द शो कार का हुड लॉक रखा गया और थैंकफुली किसी ने हुड के अंदर देखा नहीं। इंजन के बिना भी लैम्बोर्गिनी के न्यू कार को काफी अटेंशन मिली।
और शो के बाद कार प्रोडक्शन के लिए चली गई। इस फर्स्ट कार को लैम्बोर्गिनी 350 GT नाम दिया गया और उन्होंने ऐसे 13 कार बेचे। माना कि ये सुनने में उतना खास नहीं लगता, बट सुपर कार कैटेगरी में जिसमें ये ब्रांड्स ऑपरेट हो रही हो, बैक देन मार्केट में एक ब्रांड न्यू एंट्री रिलीज होने पर 13 सेल्स होना काफी अच्छी बात थी। और अगले 2 साल में 120 कार बनाकर बेची गई, जिससे लैम्बोर्गिनी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रिस्पेक्टेबल स्टार्ट मिली। बट ये फेरारी को पीछे छोड़ने के लिए काफी नहीं था, सो उन्होंने 350 GT को और इंप्रूव करना शुरू किया। मीनवाइल कुछ टॉप इंजीनियर सीक्रेटली एक कार पर काम कर रहे थे। उन्होंने लैम्बोर्गिनी के ग्रैंड ट्यूरिंग फ्यूचर में कुछ अलग सोच रखा था, जिसे फेरुचियो बनाना पसंद करते थे। उनके प्रोटोटाइप का निकनेम था P400। उन्हें पता था कि उनके बॉस इसे अप्रूव नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि फेरुचियो सालों पहले हुए क्रैश की वजह से रेस कार्स बनाने से दूर रहते थे। बट प्रोटोटाइप बनने के बाद उन्होंने अपना काम फेरुचियो को दिखाया एंड होप कि वो फेरुचियो को कन्विंस कर पाए इसे प्रोड्यूस करने में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे बोलकर। एज एक्सपेक्टेड फेरुचियो इनिशियली इस आइडिया के अगेंस्ट में थे, बट वो एंजो फरारी को हराने और कार बिजनेस में बड़ा बनने के लिए काफी ईगर थे। तब फेरुचियो ने डिसाइड किया कि ये नई रेस कार जिसे टीम ने डिजाइन किया है उसे वो मार्केटिंग टूल की तरह यूज करेंगे। ये न्यू मॉडल 1966 जेनेवा मोटर शो के सिर्फ 2 दिन पहले ही बनी थी और इसे लोगों के सामने अनवील किया जाना था। इसे लैम्बोर्गिनी मियूरा नाम दिया गया और इस कार की खास बात इसका इंजन प्लेसमेंट अलग था, जो फॉर्मूला 1 के कार से इंस्पायर था। कार के फ्रंट में ना होकर इंजन को बैक में प्लेस किया गया था, जिससे परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए, और ये इनोवेशन जल्द ही वाइडली अडॉप्ट होने वाला था। Ironically, एट फर्स्ट फेरुचियो जिस कार के अगेंस्ट में थे, अब वो ही लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स को मार्केट में लाने वाली थी। द मियूरा जल्द ही आइकॉनिक बन गई। इसकी यूनिक डिजाइन और इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इसे उस वक्त की कई बिगेस्ट फिल्म्स में देखा गया, लाइक द इटालियन जॉब, और सेलिब्रिटीज ने भी इस कार को अपनी वेल्थ शो करने के लिए खरीद लिया। लैम्बोर्गिनी अपने राइज पर थी, बट अनफॉर्चुनेटली एक डिजास्टर आने वाला था। थ्रूआउट 60s फेरुचियो की कंपनी बहुत ही पॉपुलर हो चुकी थी। लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स उस वक्त की टॉप कार्स की राइवल थी, इंक्लूडिंग फेरारी। और लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स ने कुछ फाइनेस्ट ट्रैक्टर्स बनाना कंटिन्यू किया और सक्सेसफुली इटली से बाहर के कस्टमर्स को भी बेचने लगे। बट नेक्स्ट डेकेड उनके लिए नए चैलेंजेस लेकर आने वाला था। पहली प्रॉब्लम की शुरुआत तब हुई जब साउथ अफ्रीका और बोलिविया के कुछ बिगेस्ट ट्रैक्टर इंपोर्टर्स ने पॉलिटिकल टर्मोइल के चलते एब्रप्टली ऑर्डर कैंसिल कर दिए। इससे फेरुचियो के पास बहुत सारे ट्रैक्टर्स बच गए जिसे वो बेचना चाहते थे। इसके अलावा उनके वर्कर्स ने भी ग्रुप बना लिया था, जिससे वो कॉस्ट कटिंग के लिए फायर नहीं कर सकते थे। एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगे और फेरुचियो के पास बस एक ही चॉइस थी, वो अपनी कंपनी के राइवल ट्रैक्टर ग्रुप को बेच दे। प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई, उनकी कार कंपनी में भी सेल्स कम होने लगी थी, क्योंकि इटली में इकोनॉमिक बूम खत्म होने वाला था जो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में शुरू हुआ था। लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स के 51% स्टेक को एक स्विस बिजनेसमैन को $600,000 में बेच दिया गया, जो आज के टाइम पर लगभग $4 मिलियन है। बट 1973 में एक ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आया, जिसमें फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग काफी एक्सपेंसिव हो गई, हाई परफॉर्मेंस कार्स की डिमांड्स कम हो गई। ये सब फेरुचियो के लिए बहुत ज्यादा था और उन्होंने लैम्बोर्गिनी के रिमेनिंग 49% स्टेक्स भी बेच दिए और रिटायर होकर अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ सेंट्रल इटली के एक एस्टेट में बिताने लगे। उन्होंने वापस आने पर खुद को फार्मर के तौर पर बिजी कर लिया और उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने एक सक्सेसफुल वाइन बिजनेस भी बनाया। बट इन सब से एक क्वेश्चन आता है कि लैम्बोर्गिनी के फाउंडर और इनोवेटर के रिटायरमेंट के बाद उन कंपनीज का क्या हुआ? अर्ली 70s में एग्रीकल्चरल मशीनरी ग्रुप एसएमई ने फेरुचियो से लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स खरीद लिए और ये ग्रुप आज भी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स ओन करती है। बट लैम्बोर्गिनी की मोस्ट फेमस कंपनी लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स को इन कुछ सालों में काफी टर्ब्यूलेंस का सामना करना पड़ा था। 70s के टाइम इटली में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन काफी खराब थी। लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स पर 1978 में बैंकरप्सी फाइल की गई थी। 1980 तक इस आइकॉनिक इटालियन स्पोर्ट्स कार ब्रांड को एक सक्सेसफुल फ्रेंच ब्रदर्स ने $3 मिलियन के डिस्काउंट रेट में खरीद लिया था। इस लीडरशिप में लैम्बोर्गिनी ने कुछ राइज देखा और 1987 में इसे क्रिसलर को $25 मिलियन में बेच दिया, जो कार मैन्युफैक्चरर्स में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते थे। क्रिसलर को प्रॉफिट हुआ यूएस में सेल्स ड्रॉप होने से पहले, बट उन्हें कंपनी को ऑफलोड करना पड़ा। इस बार एक इंडोनेशियन कॉन्ग्लोमेरेट ने $40 मिलियन पे किए ताकि उसे लैम्बोर्गिनी को ओन करने का प्रिविलेज मिल सके और एक बार फिर लैम्बोर्गिनी ब्रांड को तेजी मिली। अनफॉर्चुनेटली एशियन मार्केट में हुए फाइनेंशियल क्रैश ने कंपनी को दोबारा बेचने पर मजबूर कर दिया।
स्ट्रॉन्ग यूरोपियन मार्केट्स का मतलब था फोक्सवैगन एक बड़ी सक्सेस बनने वाली थी और 1988 में उन्होंने लैम्बोर्गिनी के साथ साथ और भी ब्रांड्स खरीदी जैसे बेंटले। और आज तक फोक्सवैगन ब्रांड ओन करती है लैम्बोर्गिनी को उनके सब्सिडरी कंपनी ऑडी के अंदर। क्योंकि फेरुचियो ने अपनी कंपनी को बेचने के बाद लैम्बोर्गिनी से काफी अप्स एंड डाउन्स देखे, फोक्सवैगन ने ये बहुत स्मार्ट परचेज किया था। 21st सेंचुरी में सुपरकार्स की डिमांड में ह्यूज रिसर्जेंस आई और लैम्बोर्गिनी इसमें सबसे आगे थी। जब फेरुचियो लैम्बोर्गिनी फरारी को अपने लाइफ टाइम में डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आप कह सकते हैं कि अब न्यू मनी मिलेनियल्स के लिए पहली पसंद है लैम्बोर्गिनी। कई लोगों के लिए ये वेल्थ और सक्सेस का सिंबल है, जो कि काफी क्रेजी है। बिकॉज अगर एंजो फरारी ने फेरुचियो की बात मान ली होती तो शायद लैम्बोर्गिनी की कभी शुरुआत ही नहीं होती। तो आपको ये वॉर प्रिजन में रहे इंसान की लैम्बोर्गिनी स्टोरी क्रेजी लगी, तो रुकिए रोलेक्स की क्रेजी स्टोरी के बारे में जानिए। एक अनाथ लड़का जो इतनी बड़ी कंपनी बना दिया। बस थंबनेल में क्लिक करके आप ये स्टोरी जान सकते हैं। जानिए कि रोलेक्स सच में इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। मैं आपसे वहां मिलता हूं। चीयर्स।